हेलो दोस्तों, लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो हाँ, आज हम अपने जल जो चैप्टर चल रहा था उसका लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है। कल हमने पढ़ा जल प्रदूषण के बारे में। जल प्रदूषण के बारे में हमने पढ़ा था कल। साथ ही उसका कारक क्या है, जल प्रदूषण के होने के कारण क्या हैं, वो भी हमने देखा था। ठीक है। उनसे संबंधित रोग क्या हो सकते हैं, ये भी हमने कल देखा हुआ था। ठीक है। मलेरिया कैसे होता है, मलेरिया कैसे होता है, किस मच्छर के काटने से होता है, और इसके रोकथाम के लिए क्या चीज़ हम कर सकते हैं। ठीक है। इसकी दवाई के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सब हमने देखा हुआ था। साथ ही हमने जल प्रदूषण को रोकने के उपाय देखे थे, क्या उपाय कर सकते हैं जिससे हम जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। आज हमको पढ़ना है जल संरक्षण के बारे में। जल संरक्षण के बारे में पढ़ना है, क्योंकि अगर जिंदा रहना है तो जल को संरक्षित करना ही पड़ेगा। ठीक है। वरना जो हमारा जैव मंडल है जहाँ हम रहते हैं वो असंतुलित हो जाएगा प्रदूषण के कारण। ठीक है। तो जैसे आज आप अन्य ग्रहों पे नहीं देख रहे हैं जनजीवन, वैसे एक दिन ऐसा आएगा जब पृथ्वी से भी जनजीवन खत्म हो जाएगा। ठीक है। जैसे कोई भी चीज़ करना, अब तक आपने क्या देखा कि आपके लिए जल कितना अमूल्य है। जल के बिना आपका जीवन संभव नहीं है। कैसे एक जल में कुछ भी रासायनिक पदार्थ मिल जाने से जीवन असंभव होता जा रहा है हम लोगों का। ठीक है। तो जल क्या है, अमूल्य चीज है, उसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं है। ठीक है। और जो जल का वितरण है, जो जल का पीने योग्य जल या उपयोगी जल है, वो उसकी मात्रा बहुत कम है। कैसे, मैंने बताया आपको कि उसका 97.2 पार्ट है, वो केवल समुद्र का है, जो हमारे किसी यूज़ का नहीं है, जो हमारे किसी यूज़ का नहीं है। 0.06% ही है जो पीने योग्य पानी है। ठीक है। और कह सकते हैं कि 1% ऐसा है जल का जो हमारे लिए उपयोगी है, बाकी तो अनुपयोगी है हमारे लिए। ठीक है। और जल जानते ही है, जल को बनाया नहीं जा सकता। जल एक प्राकृतिक संसाधन है, हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है। उसकी मात्रा भी क्या है, सीमित है, बस 1% हमारे लिए उपयोगी है। ठीक है। तो इसको संरक्षित करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जल चक्र के द्वारा, जल चक्र के ही द्वारा एक ऐसा ये उपाय है, जल चक्र, ये जो भी होता है प्राकृतिक से ही होता है। यही एक है जिससे जल आता और जाता रहता है। ठीक है। वाष्प और संघनन के माध्यम से। ठीक है। तो हमें हमें जो जल मिल रहा है उसे बचाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। उसको संग्रहित करना, उसका संग्रहण करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। ठीक है। तो हमें उसे उतना ही उपयोग करना चाहिए जिसकी जितनी हमको आवश्यकता होती है। ठीक है। चलिए जरा जान लेते हैं कि हम जल को संरक्षित कैसे कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि वर्षा जल को हम संरक्षित कैसे करें। वर्षा जल को हम संरक्षित कैसे करें। ठीक है। बाकी सब जल को तो कहाँ संरक्षित कर पाएंगे। ठीक है। तो बात करें संरक्षण की विधियों के बारे में, तो सबसे पहले जान लीजिए कि प्राचीन समय से ही, बहुत समय पूर्व से ही जल को, यानी कि वर्षा जल को संरक्षित करने की बहुत सी विधियाँ प्रचलित हैं। बहुत सी विधियाँ प्रचलित हैं। जैसे लोग पहले कुआं बनाते थे, कुआं। ठीक है। जिसे हम बावली भी बोलते थे, बावली भी बोलते थे। ठीक है। झीलों में भी क्या होते थे, झील जो होते थे, इसमें भी क्या होते थे, पानी को संरक्षित किया जाता था, उसका संरक्षण किया जाता था। ठीक है। और जो सामूहिक रूप से जो उपयोग में लाया जाता था। ठीक है। अब वर्तमान समय में ये संभव नहीं है, जानते ही हैं, वर्तमान समय में ये संभव नहीं है। बहुत टाइम हो गया, कुआं अब कोई खुदवाता ही नहीं है। ठीक है। अभी क्या कर सकते हैं आप फिलहाल में, तो जो आपका छत है, ठीक है, ऊपर जो भी पानी एकत्र होता है, जो भी पानी आप एकत्र करते हैं, उसे पाइप के माध्यम से जमीन के
अंदर कोई गड्ढा बनाए रखें, ठीक है, गड्ढा बनाए रखें और उसी में पाइप के द्वारा उस गड्ढे में पानी जमा कर दें, जिसे आप भविष्य में अपनी आवश्यकता अनुसार आप उसका उपयोग कर सकें। ठीक है। जो सड़क पे जो पानी इकट्ठा होते हैं, तो सड़क के जो अगल बगल में जो नालियाँ होती हैं, ठीक है, उसका जो पानी है, नाली का पानी, वो क्या करेंगे, उस सड़क के पानी में नाली का पानी मतलब आने देंगे, सड़क का पानी वो नाली में आ जाएगा और नाली की वो क्या होगा, रिसाव होगा अंदर ज़मीन के अंदर, वो पानी कहाँ चल जाएगा, भूमिगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो भूमिगत हो जाएगा, जिसे हम भौम जल भी कहते हैं, भौम जल भी कहते हैं। ठीक है। होगा क्या कि जो हमारा जल स्तर है, जो हमारा जल स्तर होता है वर्षा वाले पानी से, वो बढ़ जाता है। देखते होंगे ना, गर्मियों में जो आपका मोटर है वो कम पानी देता है, वहीं आपके बरसात में क्या होता है, पानी जो होता है वो अधिक देता है। ठीक है। चलिए, और बात करते हैं उनकी संस्थाओं के बारे में। जो जल संरक्षण संस्थाएं हैं, अगर उनके बारे में बात करें तो एक होता है तरुण भारत संघ, तरुण भारत संघ। ये जो संस्था है तरुण भारत संघ, वह राजस्थानी संस्था है। ठीक है, ठीक है, और राजस्थान में ही ये कार्यरत है। ठीक है। जो एक है जल पुरुष जो हैं हमारे राजेंद्र सिंह जी, ठीक है, वो इसी से तरुण भारत संघ से ही संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ है। बात करते हैं अगर एक और की, तो वो है स्पर्श गंगा अभियान, स्पर्श गंगा अभियान। ठीक है। तो ये जो है वो आपका उत्तराखंड का है, ठीक है। और ये गंगा की सफाई या गंगा की स्वच्छ करने के लिए ये अभियान चलाया गया है। ठीक है। बात करते हैं पानी पंचायत वर्ष 1972। ठीक है, 1972 में सर्वप्रथम महाराष्ट्र में यह पंचायत अभियान चलाई गई थी। ठीक है, जिसका काम क्या था, पानी के संरक्षण पर विशेष ध्यान देना था, पानी के संरक्षण पर विशेष ध्यान देना था। ठीक है। चलिए, अब जरा बात करते हैं कि अगर जल की अधिकता या जल का अभाव हो जाए तो उससे क्या प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, तो बात करते हैं पहले अधिकता की। तो अधिकता कैसे होती है, हमारी बाढ़। जब अधिकता जल की होती है तो क्या आता है, बाढ़ आता है। ठीक है। तो आप जानते ही हैं कि जो बाढ़ है वह एक प्राकृतिक आपदा है। क्या है, प्राकृतिक आपदा है। ठीक है। इसका संबंध किससे होता है, इसका संबंध होता है वर्षा जल से या जल वर्षा से। ठीक है। अगर यह किसी प्रदेश में वर्षा अधिक हो जाए, ठीक है, किसी प्रदेश में वर्षा अधिक हो जाए तो वहाँ की जो नदियाँ होती हैं वो उफान पे हो जाती हैं, मतलब उसमें जल स्तर बहुत बढ़ जाता है, पानी की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाता है। ठीक है। वो क्या कर देता है, वही क्या होता है, बाढ़ का प्रकोप हो जाता है। ठीक है। जो आसपास की जो गांव होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, जलमग्न हो जाते हैं। ठीक है। और जिनका जो प्रभाव होता है वहाँ के पर्यावरण पे पड़ता है, होता क्या है, जो वनस्पतियाँ होती हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे, और जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, या तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं या तो वो मर जाते हैं। ठीक है।
चलिए, कारण क्या हो सकते हैं? कारण क्या हो सकते हैं बाढ़ आने के? तो बाढ़ आने के कारण हो सकते हैं कि अत्यधिक वर्षा हो जाए, अत्यधिक वर्षा हो जाए, ठीक है, या चक्रवात आ जाए, ठीक है, या बादल फट जाए, या बादल फट जाए, ठीक है। इससे क्या हो जाता है? इससे आपका बाढ़ आता है, एक कारण है ये बाढ़ आने का, ठीक है। दूसरा, जोरदार भूकंप आ जाए, जोरदार भूकंप आ जाए, भूकंप आ जाए जिससे क्या हो, जो नदी का जो पानी है, जो नदी का पानी है, जो नदी का जल है, ठीक है, वो अनियंत्रित हो जाए, वो अनियंत्रित हो जाए, ठीक है। और क्या होगा, जो आसपास के गांव होंगे वो जलमग्न हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, एक और कारण, अगर बांध टूट जाए, बांध टूट जाए तो क्या होगा, अचानक पानी निकलेगा और उसका पूरा भर देगा, है ना। चलिए, अब बाढ़ को रोकने के लिए, ठीक है, बाढ़ को रोकने के लिए करोड़ों रुपए व्यय किए जाते हैं, पता ही है आपको। उसके लिए करोड़ों रुपए व्यय किए जाते हैं, उसके लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्योंकि बहुत कुछ होता है जो जलमग्न हो जाएगा, तो क्या होगा, जो हमारी अर्थव्यवस्था खराब होगी, नहीं होगी, तो सरकार इस पर करोड़ों रुपए लगाती है। तो सबसे पहला वही होता है कि जो वहाँ के लोग हैं, बाढ़ग्रस्त एरिया के जो लोग हैं, उनको उच्च धरातल पे भेज दिया जाए, ठीक है, उच्च धरातल पे भेज दिया जाए। मतलब होगा क्या कि जान माल के कम जो जो भी आपदा आएगी, जान माल का खतरा कम हो जाएगा उससे, ठीक है। दूसरा होता है मृदा अपरदन, ठीक है, मृदा अपरदन को रोका जाए। जानते हैं ना अपरदन होना। और जब पेड़ रहेगा नहीं, जब पेड़ नहीं रहेगा, ठीक है, तो होगा क्या कि जो मिट्टी होगी वो क्या होगी, पानी से कटती है मिट्टी, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, मृदा अपरदन बोलते हैं। इसीलिए आसपास पेड़ होना चाहिए, जंगल की कटाई नहीं होनी चाहिए, वरना ये बाढ़ आने के संकेत होने लगते हैं। इससे सूखा ही पड़ेगा, बाढ़ भी आएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जो नदियों का निकासी है, जो नदियों का निकासी है, उसे और बढ़ाया जाए, उसकी उचित व्यवस्था की जाए, ठीक है। बांधों का निर्माण कराया जाए, बांधों का निर्माण कराया जाए, ठीक है। जो वन कटते हैं, जो जंगल कटते हैं, उसको रोका जाए, उस पर रोक लगाई जाए, ठीक है। और जो छोटी नदी है, जो छोटी नदी है, उस पर बांध आदि लगाकर एक तरह से कह सकते हैं अवरोधक बना दे सकते हैं, उसको अवरोधक, जैसे ब्रेकर होता है वैसे बना सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया बाढ़ का, ये क्या हो गया, बाढ़ का हो गया। बात करते हैं जरा हम सूखा का। तो सूखा भी क्या है, सूखा भी होता है एक प्राकृतिक आपदा। ये भी क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है। और ये भी क्या है, ये भी वर्षा जल से ही संबंधित है। मतलब ये कि अगर वर्षा ज़्यादा हो जाए, अत्यधिक हो जाए, तो बाढ़ आ जाती है, और वर्षा कम हो जाए तो सूखा पड़ जाता है, ठीक है। वर्षा कम पड़ जाए तो सूखा पड़ जाता है। अब होता क्या है, जब कभी कभी ऐसा होता है कि वो साल जो होता है वो कम वर्षा वाला हो जाता है, या वर्षा रहित हो जाए, तब क्या होगा, ठीक है। होता क्या है, तो जो भूमिगत जो जल होते हैं, भूमिगत जल बहुत नीचे पर चले जाते हैं, धरातल में चले जाते हैं, ठीक है। अब जब अत्यधिक नीचे पहुंच जाएगा तो जो खेतों में नमी मिलती है वो क्या होगी, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। कृषि क्या होगी, कृषि जो नमी मिलती है हमारे खेतों को, हमारे धरातल के पानी से, वो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगी, जलस्तर नीचे चला जाएगा। तो जब नमी ख़त्म हो जाएगी तो उसी को हम क्या कहते हैं,
उसी को हम सूखा कहते हैं, और वो हमारे कृषि के लिए विनाशक हो जाती है। ठीक है। सूखा तब पड़ता है जब जो वर्षा होती है वो सामान्य से 25 से 50% कम हो जाए, 25 से 50% कम हो जाए। ठीक है। लेकिन अगर इसका जो सामान्य से अगर 50% कम हो गई, 50% से कम हो गई, तो भयंकर वाला सूखा होता है। ठीक है। क्या होता है? भयंकर वाला सूखा होता है। अब वो क्या, उसको क्या बोलते हैं? अकाल बोलते हैं। अकाल आ गया। ठीक है। अकाल आ गया, जिसमें पशुओं का तो पशुधन का तो हानि होता ही होता है, साथ में जो मानव संसाधन होते हैं उनका भी हानि होता है, उनका भी हानि होता है। ठीक है। अब जो आपका अकाल पड़ना या सूखा पड़ना जो होता है आपका, वो जलवायु पे निर्भर करता है, जलवायु पे, कि वहाँ का जलवायु कैसा है। अब जैसे भारत का जो जलवायु है, जो भारत का जलवायु है वो ऐसा है कि इतना सूखा नहीं पड़ता है, इतना सूखा नहीं पड़ता है, समय पर बारिश होती रहती है। ठीक है। लेकिन अगर ऐसे ही कटाई जारी रहा, पेड़ों का कटाई ऐसे ही जारी रहा, वनों की कटाई ऐसी ही जारी रही, तो एक दिन वो भी आएगा जब भारत में खूब भयंकर सूखा पड़ेगा। और लगातार देख ही रहे हैं कि चीज़ें लगातार बद से बदतर होती जा रही हैं। ठीक है। कभी खूब ठंडी पड़ती है, कभी खूब ठंडी पड़ती है। ठीक है। ये सब हमारे सही से न रहने के कारण होता है। ठीक है। अब भारत में भी क्या है? अब भारत में भी सूखे का और भारत में भी हमारे अकाल का कारण बन जाएगा, कारण बन जाएगा। ठीक है। क्या हो गया? तो ये था हमारा आज का चैप्टर था। जरा जान लेते हैं जल के बारे में कुछ और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी जान लेते हैं। तो आप जानते हैं कि 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है। जो शुद्ध पानी होता है वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। ठीक है। और 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, शुद्ध पानी जो होता है। ठीक है। जो द्रव होता है, द्रव, ठीक है, और जो बर्फ होता है आपका, बर्फ जो होता है अगर द्रव में डाला जाए तो जो निचला धरातल होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस का होता है, और जो ऊपरी होता है जो बर्फ होता है वो तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। और इसका जो घनत्व होता है वो क्या होता है? 4 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है। ठीक है। जो नीचे धरातल है वो 4 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? अधिक होता है घनत्व इसका। चलिए, अब जल एक क्या होता है? एक यौगिक है। जल एक यौगिक है जो तीनों यानी कि ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। ठीक है। जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलते हैं, इसलिए जो इसका अणुसूत्र होता है वो H2O होता है। ठीक है। ठीक है। पृथ्वी की 3/4 भाग पर जो है वो जल से ढके हुए हैं। ठीक है। 3/4 भाग जल से ढके हुए हैं। रुधिर
जो हमारा होता है, जो हमारा रक्त होता है, जो हमारा खून होता है, उसका 80% भाग जो होता है वो जल होता है। ठीक है। जल में जो ऑक्सीजन घुला होता है, जल में जो ऑक्सीजन घुला होता है, उसी से जो मछलियाँ होती हैं, मछलियाँ उसी से जिंदा रहती हैं। ठीक है। इसी से वो जिंदा रहती हैं, जो अपने गलफड़े से श्वसन करके ऑक्सीजन लेती हैं। ठीक है। अगर कृत्रिम वर्षा कराना हो, अगर वर्षा नहीं हो रही है और कृत्रिम वर्षा करवाना हो, तो मेघ बीजन के लिए यानी कि मेघ बनाने के लिए सिल्वर आयोडाइड नामक रसायन का प्रयोग करते हैं। किसका? सिल्वर आयोडाइड नामक जो रसायन होता है उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। हाइड्रोफोबिक वह लवण है जो जल को अवशोषित करता है, जल का अवशोषण करता है। ठीक है। अब संसार में सबसे ज़्यादा जो ट्यूबवेल जो सरकार प्रोवाइड करती है, सबसे ज़्यादा सिंचाई ट्यूबवेल से भारत में ही होती है। ठीक है। या कह सकते हैं संसार में सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल से ही सिंचाई होती है। कहाँ? भारत में। ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल क्वेश्चन आंसर के साथ इसी के। ठीक है। इस बार हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप अपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बनाए रखें। ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप नए हों तो सब्सक्राइब भी करते चलें, चीज़ें अच्छी हों तो। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।